हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम 7, 8 और 9 जून का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला टॉपिक है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025। ठीक है, तो ये इसका 7वां संस्करण है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 है, ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है, इसका 7वां संस्करण है। ठीक है, और ये प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 7 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। ठीक है, और इसकी थीम है वो फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन रखी गई है। ठीक है, थीम क्या है? फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन, और इसका स्लोगन है वो फूड सेफ्टी इज एवरीवन्स बिजनेस रखा गया है। ठीक है, इसका स्लोगन है फूड सेफ्टी इज एवरीवन्स बिजनेस। तो जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है, इसको सबसे पहले वर्ष 2019 में प्रारंभ किया गया था और ये इसका 7वां संस्करण है। ठीक है, अगला है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच का 8वां सत्र GPDRR 2025। तो ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन 2 से 6 जून तक जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। ठीक है, और ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर वैश्विक मंच सभी हितधारकों के लिए विचारों को साझा करने, उपलब्धियों को प्रदर्शित करने और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 30 को प्राप्त करने की दिशा में अपने प्रयासों का समन्वय करने का एक मंच है। ठीक है, तो जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर जो सेंडाई फ्रेमवर्क है 2015 से 30, ठीक है, तो उसको प्राप्त करने के लिए विभिन्न देशों द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, ठीक है, उनमें आपसे समन्वय करने का एक मंच है। ठीक है, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा ने 4 जून को जिनेवा में आपदा जोखिम न्यूनीकरण DRR वित्तपोषण पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फाइनेंसिंग है, उस पर एक मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसको डॉक्टर PK मिश्रा ने संबोधित किया। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत भारत का कुल DRR वित्तपोषण है वो 2.32 ट्रिलियन रुपए, लगभग 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट है 11वां ब्रिक्स संसदीय फोरम सम्मेलन। कहाँ आयोजित हुआ है 11वां ब्रिक्स संसदीय फोरम सम्मेलन? तो इसका आयोजन 4 से 5 जून को ब्राजील के ब्राजीलिया में किया गया। ठीक है, तो ब्रिक्स से रिलेटेड जो भी अभी सम्मेलन हो रहे हैं, मंत्री स्तरीय सम्मेलन, संसदीय फोरम सम्मेलन जो भी हो रहे हैं, वो अभी ब्राजील के ब्राजीलिया में किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी ब्रिक्स का जो अध्यक्ष है वो ब्राजील है, तो ये ब्राजील की अध्यक्षता में हो रहे हैं। ब्राजील में इनका आयोजन किया जा रहा है, ब्राजीलिया में। ठीक है, और भारत सहित 10 सदस्य देशों की संसदों, भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथोपिया और इंडोनेशिया के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। ठीक है, तो ब्रिक्स का जो नवीनतम सदस्य है वो कौन है? इंडोनेशिया है। जनवरी 2025 में इंडोनेशिया मेंबर बना है ब्रिक्स का। तो भारत सहित 10 सदस्य देश हैं, उनके सांसदों ने इसमें भाग लिया। ठीक है, और इसका आयोजन 4 से 5 जून तक ब्राजील के ब्राजीलिया में किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा किया गया, और सम्मेलन के अंत में 12वें ब्रिक्स संसदीय फोरम की मेजबानी है वो भारत को सौंपी गई, और इसकी जो अध्यक्षता है वो ओम बिरला को सौंपी गई। तो जो 12वां ब्रिक्स संसदीय सम्मेलन होगा वो भारत में होगा, क्योंकि भारत जो ब्रिक्स का अगला अध्यक्ष है वो भारत को बनाया गया है, तो उसकी अध्यक्षता ओम बिरला के द्वारा की जाएगी, 12वें संसदीय फोरम की अध्यक्षता। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन ICDRI 2025। तो इसका आयोजन 6 से 7 जून को फ्रांस के नीस में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन, इसका आयोजन 6 से 7 जून को फ्रांस के नीस में किया गया है। नई दिल्ली स्थित आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI है, उसके द्वारा फ्रांसीसी सरकार के साथ मिलकर के इसको आयोजित किया गया है। तो जो CDRI है, ठीक है, उसकी स्थापना 2019 में नई दिल्ली में की गई थी। ठीक है, भारत सरकार के प्रयासों के द्वारा। तो इस सम्मेलन का जो आयोजन है वो CDRI और फ्रांसीसी सरकार द्वारा किया गया, फ्रांस के नीस में। इसका ये जो सम्मेलन है अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन, इसका आयोजन पहली बार यूरोप में किया गया है। ठीक है, और कहाँ किया गया है? फ्रांस के नीस में।
ICDRI 2025 को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय के आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर वैश्विक मंच GODRR और नीस में तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UNOC3 जो 8 से 13 जून तक आयोजित किया गया उसके साथ संरेखित किया गया है। ठीक है, और CDRI है वो एक वैश्विक बहुपक्षीय मंच है जिसे भारत द्वारा 2019 में जलवायु और आपदा जोखिमों के खिलाफ बुनियादी ढांचे के लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2019 में। ठीक है, और नेक्स्ट है स्टारलिंक। तो स्टारलिंक एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग से लाइसेंस प्राप्त हुआ है। तो स्टारलिंक क्या है? तो एक उपग्रह आधारित सैटेलाइट सेवा है। ठीक है, एलन मस्क है ना, एलन मस्क उन्होंने स्टारलिंक के नाम से एक उपग्रह आधारित सेवा प्रारंभ की है, इंटरनेट सेवा प्रारंभ की है। इसमें पृथ्वी की कक्षा में सैकड़ों उपग्रह स्थापित किए गए हैं जिनके थ्रू ये इंटरनेट सेवा प्रदान की जाएगी। इसको स्टारलिंक नाम दिया गया है। तो भारत में इसको अभी सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त हो गया है। और यूटेलसैट, वनवेव और जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के बाद स्टारलिंक तीसरी कंपनी है जिसे देश में भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग से लाइसेंस मिला है। तो 2 और कंपनियां हैं जिनको ये सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए लाइसेंस मिल चुका है। वो कौन कौन सी हैं? यूटेलसैट, वनवेव और जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस। तो स्टारलिंक है वो तीसरी कंपनी है। ठीक है, अगला है भारतीय भाषा अनुभाग। तो भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अंतर्गत 6 जून को भारतीय भाषा अनुभाग का शुभारंभ किया गया। ठीक है, किसके अंतर्गत? गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अंतर्गत भारतीय भाषा अनुभाग का शुभारंभ किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। तो भारतीय भाषा अनुभाग है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य प्रशासन को विदेशी भाषाओं के प्रभाव से मुक्त करना है। भारतीय भाषा अनुभाग का उद्देश्य प्रशासन को विदेशी भाषाओं के प्रभाव से मुक्त करना है। नेक्स्ट है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। तो उम्मीद है उसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। उम्मीद इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये इस एक्ट के लिए एक उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो पोर्टल है वो क्या है? तो वक्फ संपत्तियों की वास्तविक समय पर अपलोडिंग, सत्यापन और निगरानी के लिए केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये क्या काम करता है? जो वक्फ की संपत्तियां हैं तो उनकी वास्तविक समय पर अपलोडिंग, सत्यापन और निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इसको भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, उम्मीद सेंट्रल पोर्टल है उसको भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। अगला है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के अंतर्गत एक विशेष श्रेणी की। ठीक है, तो जो नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड है उसके अंतर्गत एक स्पेशल कैटेगरी के अवार्ड प्रारंभ किए गए हैं। तो कौन से हैं? तो पंचायती राज संस्थाओं द्वारा की गई उत्कृष्ट डिजिटल पहलों को मान्यता देने के लिए ग्राम पंचायतों या समकक्ष पारंपरिक स्थानीय निकायों में सेवा वितरण को विस्तृत बनाने के लिए जमीनी स्तर की पहल नामक एक नई पुरस्कार श्रेणी प्रारंभ की गई है। ठीक है, तो पंचायती राज संस्थाओं की जो डिजिटल पहल है उनको मान्यता देने के लिए एक नई कैटेगरी में जोड़ी गई है। तो जो अब की बार के जो नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 है उसके अंतर्गत 4 ग्राम पंचायतों को इसके अंतर्गत अवार्ड प्रदान किए गए हैं। तो कौन कौन से हैं? तो जो स्वर्ण पुरस्कार है गोल्ड, ठीक है, जो गोल्ड अवार्ड दिया गया है, ठीक है, वो रोहिणी ग्राम पंचायत जिला धुले महाराष्ट्र को दिया गया है। ठीक है, स्वर्ण पुरस्कार रोहिणी ग्राम पंचायत जिला धुले महाराष्ट्र को प्रदान किया गया है। और रजत पुरस्कार है वो पश्चिम मजलिसपुर ग्राम पंचायत जिला पश्चिम त्रिपुरा को दिया गया है। ठीक है, ये त्रिपुरा की पश्चिम मजलिसपुर ग्राम पंचायत है जिला पश्चिम त्रिपुरा की। ठीक है, तो उसको रजत पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इसके अंतर्गत 2 जूरी पुरस्कार भी दिए गए हैं। तो जूरी पुरस्कार है उसमें पहला पलसाना ग्राम पंचायत जिला सूरत गुजरात को दिया गया है और दूसरा सुआकाती ग्राम पंचायत जिला केंदुझार ओडिशा को दिया गया है। ठीक है, तो एक गुजरात की है, एक ओडिशा की है। तो इनको ये 4 पुरस्कार इस बार दिए गए हैं। ई गवर्नेंस 2025 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों में एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है
और जो स्वर्ण पुरस्कार विजेता हैं उनको 10 लाख रुपए और जो रजत पुरस्कार विजेता हैं उनको 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा। तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन द्वारा 9 जून को पुडुचेरी विधानसभा के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा का उद्घाटन किया गया। ठीक है। पुडुचेरी विधानसभा में नेवा एप्लीकेशन को प्रारंभ कर दिया गया है। और पुडुचेरी है वो देश का 19वां विधानमंडल है जिसमें नेवा एप्लीकेशन है उसको प्रारंभ किया गया। ठीक है। जो नेवा है वो संसदीय कार्य मंत्रालय की एक पहल है और इसका उद्देश्य क्या है, एकीकृत प्लेटफॉर्म द्वारा सभी 37 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों की विधायी प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप देना और उन्हें सुव्यवस्थित करना है। ठीक है। तो जो विधानसभा विधानमंडल है, ठीक है, तो उनकी कार्रवाई को पेपरलेस करना इसका उद्देश्य है, नेवा एप्लीकेशन का पेपरलेस करना। ठीक है। तो विधानमंडलों की कार्रवाई को डिजिटल करना, उनको पेपरलेस करना इसका उद्देश्य है और पुडुचेरी इसको लागू करने वाला 19वां विधानमंडल बना है। नेक्स्ट है टी रविशंकर। तो भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे। ठीक है। और इनको 16वां वित्त आयोग है उसका अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। अंशकालिक सदस्य इसलिए नियुक्त किया गया है क्योंकि जो 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य थे अजय नारायण झा, उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से त्यागपत्र दे दिया है, तो उनकी जगह अजय नारायण झा की जगह इनको अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है टी रविशंकर को। 16वें वित्त आयोग का गठन है वो 31 दिसंबर 2023 को किया गया था और इसके अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। 16वां वित्त आयोग है उसको 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 साल की अवधि के लिए 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी है। तो टी रविशंकर है उनको 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है जन्म के समय लिंगानुपात, सेक्स रेशियो एट बर्थ। ठीक है। तो अभी जो पिछले महीने सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार बिहार में वर्ष 2022 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जन्म के समय लिंगानुपात सेक्स रेशियो एट बर्थ दर्ज किया गया है। ठीक है। कहाँ किया गया है? बिहार में वर्ष 2022 में सबसे कम SRB दर्ज किया गया है। बिहार में प्रत्येक 1000 लड़कों पर सिर्फ 891 लड़कियां थी। जन्म के समय लिंगानुपात कितना था? 891। तो ये सबसे कम है देश में। और बिहार देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने 2020 से जन्म के समय लिंगानुपात में लगातार साल दर साल गिरावट दर्ज की है। 2020 से लगातार ये डाउन आ रहा है। SRB है बिहार का वो लगातार डाउन आ रहा है 2020 से। ठीक है। जो नागालैंड है उसमें वर्ष 2022 में सबसे अधिक SRB दर्ज किया गया, सेक्स रेशियो एट बर्थ। वो कितना है नागालैंड में? 1068। और बिहार में कितना है? 891। ये सबसे कम है। नागालैंड में सर्वाधिक है 1068। और जो समग्र राष्ट्रीय औसत है वो है 993 का। ठीक है। बिहार में सबसे कम है 891 और नागालैंड में सबसे ज्यादा है 1068 और जो नेशनल एवरेज है वो है 943। अगला है लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियमन 2025। तो भारत की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा इसको मंजूरी दी गई है लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियमन 2025 को। इसमें क्या है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को केंद्र शासित प्रदेश के सभी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। किन किन भाषाओं को? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को। पहले केवल अंग्रेजी को थी। ठीक है। अब इसमें अंग्रेजी को है, हिंदी को, उर्दू को, भोटी और पुर्गी को, ये टोटल 5 भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है लद्दाख हिल काउंसिल में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लद्दाख हिल काउंसिल है उसमें महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम 1997 में संशोधन करने के लिए लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद संशोधन विनियमन 2025 को लागू किया गया है। ठीक है। तो इसके द्वारा लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम 1997 में संशोधन किया गया है और इसके अंतर्गत महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है। जो लद्दाख हिल काउंसिल है उसमें 1/3 सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय परिषद है
वो एक वैधानिक निकाय है जिसकी जनरल काउंसिल में 30 सदस्य होते हैं जो अपने संबंधित लेह और कारगिल जिलों में शासन संभालते हैं। ठीक है, इसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं। अब 30 में से 1/3 महिलाएं होंगी, 1/3। तो कितनी होंगी? 10 महिलाएं, 10 सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई है। नेक्स्ट है, भारत संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए निर्वाचित हुआ है। तो भारत है वो संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद है, ECO SOC, उसके लिए निर्वाचित हुआ है 2 साल की अवधि के लिए, 2026 से 28 के लिए इसका मेंबर बना है। ठीक है, ये परिषद सतत विकास के 3 आयामों आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के तंत्र के केंद्र में है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 3 आयाम हैं, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय, उन पर ये काम करती है। और ECO SOC संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग है जो आर्थिक और सामाजिक मुद्दों से संबंधित नीतियों की सिफारिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो इसका मेंबर भारत को निर्वाचित किया गया है 2026 से 28 की अवधि के लिए। अगला है एक पेड़ माँ के नाम 2.0। तो 5 जून को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया। और मिशन लाइफ वेव पोर्टल के लिए इको क्लब और एक पेड़ माँ के नाम द्वितीय चरण के लिए एक माइक्रोसाइट का भी शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो इको क्लब और एक माइक्रोसाइट का भी उद्घाटन किया गया, शुभारंभ किया गया। इस अभियान को मिशन लाइफ के तहत संचालित किया जाएगा और स्कूलों में इको क्लब की मदद से इसे लागू किया जाएगा। जो एक पेड़ माँ के नाम 2.0 है उसको मिशन लाइफ के तहत संचालित किया जाएगा और स्कूलों में इको क्लब के थ्रू इसको लागू किया जाएगा। स्कूलों में मिशन लाइफ के लिए इको क्लब छात्रों को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाएंगे और उनमें पर्यावरण अनुकूल व्यवहार और मूल्यों को बढ़ावा देंगे। ठीक है, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए स्कूलों में इसके अंतर्गत मिशन लाइफ के तहत इको क्लब की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना क्यों चर्चा में है और क्या है ये देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर नई दिल्ली के भगवान महावीर वनस्थली पार्क में एक पेड़ माँ के नाम पहल के अंतर्गत बरगद का पौधा लगाया गया। ठीक है, ये पौधा अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के तहत लगाया गया। एक बरगद का पौधा लगाया गया, कहाँ पर? भगवान महावीर वनस्थली पार्क में, नई दिल्ली के। ठीक है, और ये जो पौधा है वो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के तहत लगाया गया। तो जो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना है उसको मार्च 2023 से भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया और ये भारत सरकार की पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक पहल है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का? तो दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात सहित 4 राज्यों के 29 जिलों में लगभग 700 किलोमीटर का क्षेत्र है। इसमें अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र में हरियाली को फैलाना, हरियाली का विकास करना। ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला है वो इन 4 राज्यों में फैली हुई है। दिल्ली की रायसीना हिल्स से प्रारंभ होती है और ये गुजरात तक फैली हुई है। तो दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात, तो इन चारों राज्यों के 29 जिले हैं लगभग 700 किलोमीटर के क्षेत्र में। तो उसमें अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास का जो 5 किलोमीटर का एरिया है वहाँ पर वृक्षारोपण किया जाएगा, पेड़ लगाए जाएंगे और वहाँ पर जो हरियाली है उसको बढ़ाया जाएगा। वनारोपण, पुनर्वनीकरण और जल निकायों के जीर्णोद्धार के साथ अरावली की जैव विविधता को बढ़ावा देना और क्षेत्र की मिट्टी की उर्वरता, जल उपलब्धता और जलवायु लचीलापन में सुधार करना और स्थानीय समुदायों को रोजगार और आय सृजन के अवसर प्रदान करना अरावली ग्रीन वॉल जो प्रोजेक्ट है उसके उद्देश्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एनालेना बेरबोक। तो एनालेना बेरबोक है, ये कौन है? ये जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री हैं एनालेना बेरबोक और इनको संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो सितंबर में 80वां सत्र होगा उसके अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बेरबोक को। ये पश्चिमी यूरोपीय समूह की पहली महिला है संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली और महासभा का नेतृत्व करने वाली कुल 5वीं महिला है। इनसे पहले 4 महिलाएं महासभा का अध्यक्ष बन चुकी हैं। सितंबर में 80वें सत्र की शुरुआत में बेरबोक कैमरून की पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यांग की जगह लेंगी। तो जो 79वां सत्र था उसके अध्यक्ष कौन थे? कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री
फिलेमोन यांग। और 80वें सत्र की है एनालेना बेरबोक, ये जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री हैं। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में एनालेना बेरबोक को 167 वोट मिले। ठीक है, तो ये 167 वोटों से संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष निर्वाचित हुई है। नेक्स्ट है कैरोल नवरोकी। तो कैरोल नवरोकी कौन है? तो पोलैंड में विपक्षी लॉ एंड जस्टिस पार्टी द्वारा समर्थित एक स्वतंत्र उम्मीदवार है कैरोल नवरोकी, जो पोलैंड के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो जो पोलैंड में विपक्षी पार्टी थी लॉ एंड जस्टिस, उसके द्वारा सपोर्टेड हैं और ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और इनको भी पोलैंड का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। अगला है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली। तो एम्स दिल्ली है, उसने स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जो एम्स दिल्ली है उसने एआई के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो एआई के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए किन किन के बीच समझौता हुआ है? एम्स दिल्ली और आईआईटी दिल्ली के मध्य। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश सरकार की रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी आरटीजीएस और इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर ने आंध्र प्रदेश में रियल टाइम नागरिक केंद्रित शासन के लिए अंतरिक्ष तकनीक का लाभ उठाने के लिए 5 साल के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो किस राज्य द्वारा किए गए हैं? आंध्र प्रदेश द्वारा। ठीक है, और किसके साथ? इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर के साथ। और कितने वर्षों के लिए? 5 सालों के लिए। ठीक है, तो जो अंतरिक्ष तकनीक है उसका नागरिक केंद्रित शासन के लिए, रियल टाइम नागरिक केंद्रित शासन के लिए उपयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हुआ है आंध्र प्रदेश सरकार और इसरो के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट है तेलंगाना सरकार और जापान के किताक्यूशु शहर प्रशासन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री और किताक्यूशु शहर के मेयर काजुहिसा ताकेची की मौजूदगी में हरित नवाचार और शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किस राज्य ने किए हैं? तेलंगाना सरकार ने जापान के किताक्यूशु शहर के साथ। ठीक है, नवाचार, हरित नवाचार और शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए। अगला है सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में 92% ऑनलाइन बाह्य रोगी विभाग ओपीडी पंजीकरण दर के साथ बिहार है, उसने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत रोगी सेवाओं के लिए क्यूआर कोड स्कैन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है, जो स्कैन और शेयर सुविधा के लिए देश में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। ठीक है, तो नंबर 1 रैंक है बिहार की स्कैन और शेयर सुविधा का उपयोग करने के लिए बिहार की नंबर 1 रैंक है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत। ठीक है, ओपीडी पंजीकरण के लिए। अगला है महाराष्ट्र सरकार ने पहली कक्षा से ही बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण देने की घोषणा की है। तो किस राज्य सरकार ने की है? महाराष्ट्र सरकार ने पहली कक्षा से ही बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण देने की घोषणा की है। ठीक है, और राजस्थान और दिल्ली पुलिस है वो देश में पहली ऐसी पुलिस बन गई है जो गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के बायोमेट्रिक डेटा को रिकॉर्ड, स्टोर और एनालिसिस करती है। तो किन किन के द्वारा किया जाता है? राजस्थान और दिल्ली पुलिस के द्वारा। जो बायोमेट्रिक डेटा है गिरफ्तार व्यक्तियों के, उनको रिकॉर्ड करती हैं, स्टोर करती है और उनका एनालिसिस करती है। नेक्स्ट है केरल की शीर्ष रेफरल प्रयोगशालाओं में से एक द स्टेट पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी ने फ्री लिविंग अमीबा FLA की 5 सामान्य प्रजातियों की पहचान करने के लिए अपनी स्वयं की आणविक निदान परीक्षण किट विकसित की है। तो किसने विकसित की है? केरल की द स्टेट पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी ने। ठीक है, जो फ्री लिविंग अमीबा है उसकी 5 प्रजातियों की पहचान करने के लिए अपना स्वयं का टेस्ट किट डेवलप किया है और इस परीक्षण किट का उपयोग करके इंकाथोमीबा प्रजाति के पहले मानव मामले का पता भी लगाया गया है। ठीक है, अगला है चौथा इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग। तो जो चौथा इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग है वो 6 जून को भारत के विदेश मंत्री की अध्यक्षता में S जयशंकर हैं भारत के विदेश मंत्री, तो उनकी अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तो चौथा इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग है कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में 6 जून को। ठीक है, नेक्स्ट है अनाहत सिंह। तो अनाहत सिंह है वो भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं अनाहत सिंह, और इनको अभी PSA यंग वुमेन्स प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार मिला है मिस्र की अमीना ओरफी के साथ। PSA यंग वुमेन्स प्लेयर ऑफ द सीजन,
तो ये पुरस्कार है वो मिस्र की अमीना उर्फी के साथ दिया गया है। और दूसरा चैलेंजर वुमेन्स प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार भी इनको मिला है। तो इनको ये 2 पुरस्कार मिले हैं अनाहत सिंह को। अगला है थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2025। तो इसमें भारत ने टोटल 8 पदक जीते हैं, उसमें से 2 स्वर्ण हैं, 1 रजत है और 5 कांस्य है। तो थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में टोटल 8 पदक भारत ने जीते हैं। और स्वर्ण पदक विजेता वो कौन कौन है? तो दीपक ने 75 केजी कैटेगरी में और नमन तंवर ने 90 केजी कैटेगरी में गोल्ड जीते हैं। ठीक है, और टोटल 8 पदक जीते हैं। अगला है उलान बटार ओपन 3rd रैंकिंग सीरीज। तो इसमें ये कुश्ती चैंपियनशिप है। ठीक है, और इसमें भारतीय पहलवानों ने कुल 21 पदक जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं और 9 ब्रॉन्ज हैं। 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज, टोटल 21 पदक भारत ने जीते हैं उलान बटार और ओपन 3rd रैंकिंग सीरीज में। अगला है रोम यूरोपियन पैरा आर्चरी कप लेग 1। ठीक है, तो ये पैरा आर्चरी है, उसका टूर्नामेंट है रोम यूरोपियन पैरा आर्चरी कप लेग 1। इसमें भारत ने टोटल 8 पदक जीते हैं, 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 कांस्य। ठीक है, तो टोटल भारत ने 8 पदक इसमें जीते हैं। नेक्स्ट है कावा पुरुष वॉलीबॉल नेशंस लीग। तो एक कावा पुरुष वॉलीबॉल नेशंस लीग है, उसमें भारत दूसरे स्थान पर रहा है। और पहले स्थान पर कौन रहा है? ईरान पहले स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर इसमें रहा है। और इसका आयोजन 29 मई से 4 जून तक उज्बेकिस्तान के फरगाना में किया गया। तो कावा पुरुष वॉलीबॉल नेशंस लीग है, उसका आयोजन 4 जून तक 29 मई से 4 जून तक उज्बेकिस्तान के फरगाना में किया गया। और इसमें ईरान पहले स्थान पर और भारत दूसरे स्थान पर रहा है। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।